नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जो है तो केवल 2 मिनट का इंतज़ार करूंगा, इसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं, यानी आप सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो सभी लोग 2 मिनट के अंदर जुड़ जाइए जिससे कि मेरी क्लास स्टार्ट हो जाए। तो आज हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो विज्ञान के हैं, तो हर एक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमपी पुलिस हो। एमपी पुलिस में वैसे भी आप लोग जानते हैं कि विज्ञान के 15 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी बिल्कुल आने की संभावना पूरी तरीके से है। ठीक है, तो आप सभी लोग 2 मिनट की इंतज़ार करूंगा, जिसके बाद मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारी एकेडमी में बीपी कंपटीशन एकेडमी से जुड़े हुए हैं, यानी पढ़ते हैं, या कि अन्य लोग भी हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पर मिलेगी ये बिल्कुल फ्री मिलेगी और पर डे अपनी सिलेबस के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग जगह से अलग अलग प्रश्न ले आऊँ, बिल्कुल नहीं। जो रहेगा बिल्कुल सिलेबस के साथ रहेगा, यानी पर डे 1 नंबर से जो स्टार्ट हुआ है। तो मैं आज जो है तो आज मैं लाया हूँ 10-10 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट का, जिसमें रहेगी आपकी केमिस्ट्री की, जूलॉजी की और बॉटनी की और फिजिक्स की। ठीक है, तो मैं जो है 10-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के प्रश्न का विवरण बताऊंगा, यानी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले फिजिक्स के प्रश्न हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे फिजिक्स के। इसके बाद आपको मिलेंगे 10 प्रश्न ये केमिस्ट्री के, फिर इसके बाद 10 प्रश्न हैं जूलॉजी के। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि 10 प्रश्न बाद तुरंत जूलॉजी के केमिस्ट्री के प्रश्न आ जाएंगे और इसके बाद तुरंत जूलॉजी के प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको 10-10 करके मैंने 3 टाइप के प्रश्न ले आया हूँ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी। ठीक है, तो बिल्कुल 2 मिनट हो गया होगा, तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि थोड़ा सा क्या है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ जाइए और मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँ। तो ठीक है, तो एक बार गुड मॉर्निंग वगैरह क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग वगैरह कर दो, ताकि पता चल जाए कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा प्रश्न है, तो न्यूटन के किस नियम से शेष दोनों नियमों का नियम प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी न्यूटन के किस नियम से जो है शेष दोनों नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अ नंबर ऑप्शन है प्रथम नियम, ब नंबर द्वितीय नियम, स नंबर तृतीय नियम और डी नंबर है, यानी कि कोई संभव नहीं, यानी ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा कौन सा नियम है जिससे हम शेष दोनों नियम प्राप्त कर सकते हैं? तो न्यूटन के कौन से नियम है जिससे हम दोनों नियम प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए आप लोग बता दीजिए कि कौन सा ऐसा नियम है जिसकी सहायता से हम जो है दोनों नियम न्यूटन के प्राप्त कर सकते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिया था गति का। ठीक है, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो आप लोग बताइए कौन सा नियम सही है। ठीक है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे 30 क्वेश्चन आप सभी को करवाने हैं। यहाँ पे दिखता होगा नीचे टैब बनाओ जिसमें 31 क्वेश्चन लिखा हो, यानी 31 क्वेश्चन टोटल आप सभी के सामने है। तो आपको 31 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो न्यूटन का द्वितीय नियम ऐसा है जिस नियम की सहायता से हम जो है इनके दोनों अन्य नियमों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे द्वितीय नियम कौन सा है, एफ बराबर एम ए, है ना। एफ बराबर एम ए जो है न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम, एफ मतलब होता है बल। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है न्यूटन का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है, जिसकी सहायता से हम प्रथम नियम भी निकाल सकते हैं और तृतीय नियम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सबके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, तो बताइए इसमें है 1-2 किलोग्राम पिंड 10 मीटर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में चल रहा है। यानी 10 मीटर पर सेकंड की वेग से पूर्व दिशा में चल रहा है। एक अन्य 2 किलोग्राम पिंड जो उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, वेग से गति कर रहा है, टकराता है। क्या होता है कि 1-2 किलोग्राम का पिंड जो है, 2 किलोग्राम का पिंड, एक जो 2 किलोग्राम का पिंड है, थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखना क्या बोल रहा है कि 2 किलोग्राम का पिंड जो कि 10 मीटर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में चल रहा है और एक उत्तर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ये भी 2 किलोग्राम का ही है। ठीक है, दोनों चल रहे हैं, वेग से गति कर रहा है और टकराता है, यानी कुछ दूर जाने के बाद टकराता है। ठीक है, तो दोनों टकराते हैं, तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड मिलकर 4 किलोग्राम एक पिंड बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि दोनों पिंड मिलकर जब टक्कर मारते हैं तो 4 किलोग्राम के एक पिंड बनाते हैं। तो इस नए पिंड का उत्तर पूर्व दिशा में क्या वेग होगा? तो जो नया पिंड बन चुका है उसका वेग पूछा है, तो क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 5 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 5√2 मीटर पर सेकंड और चौथा है 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसको मैं अगर हम सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पूर्व दिशा में गतिमान पिंड कितना है? तो पूर्व दिशा में गतिमान पिंड है 2 × 10 = 20, यानी 20 होगा। और जो उत्तर दिशा में है उसका भी क्या होगा? ठीक है, 2 किलोमीटर की वेग से है, 2 किलोग्राम है और 10 मीटर पर सेकंड से, यानी 2 × 20, तो ये भी 20 आएगा, टोटल 20। ठीक है, दोनों मिला के 20 हो गए। तो अब हमको निकालना क्या है? निकालना है क्या? इनका टक्कर होने के पश्चात वेग। तो टक्कर होने के पश्चात जब वेग निकालेंगे तो टक्कर होने के पश्चात यहाँ पे देख लेना, रूट हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी 400। ठीक है, तो जब 400 आएगा तो 20 के स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट रहेगा। ठीक है, रूट 20 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 400 ये और 400 ये, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस है तो 400 400 800 हो जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा तो 20√2 आएगा। ठीक है, 20√2 आएगा। तो 20√2 को अगर 4 बेग है, ठीक है, कौन सा बेग है? तो 4 बेग बराबर 20√2 बराबर 4 बेग। ठीक है, तो 20√2 बराबर 4 बेग, तो 1√2 बराबर हो जाएगा, अपान में इसके हो जाएगा 4। ठीक है, 1√2 बराबर क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो 20√2 में अपान 4, तो 2 4 4 पंचे 20। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान होगा, क्या होगा मान? 5√2, 5√2, यानी कि 5√2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 5√2 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 5√2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, ये सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा? सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है आप सभी के?
कि एक 2 किलोग्राम पिंड जो है 10 मीटर वेग से गति कर रहा है, 10 मीटर वेग से पूर्व दिशा में चल रहा है, और एक और 2 किलोग्राम का है जो 10 मीटर से जा रहा है। तो टोटल आ गया इनका 400 800। तो 4 वेग बराबर कितना आया था, 4 वेग बराबर जो है तो 400√2 मतलब 20√2 आया था। तो 20√2 में जब हम 4 का भाग दे देंगे तो ये 5√2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 5√2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर यही था 5√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आवेग की इकाई होती है, आवेग की इकाई होती है, आवेग की इकाई होती है। अ नंबर है न्यूटन, ब नंबर है किलोग्राम मीटर, स नंबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और द नंबर है यानी डी नंबर है जूल। तो आवेग की इकाई क्या होगी, चलिए आवेग यानी इम्पल्स की इकाई क्या होगी। तो आवेग बराबर अगर हम बात करें तो आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर होगा बल गुणे समय। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो अगर बल का हम मात्रक देखें और समय का मात्रक देखें तो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल का मान हो जाएगा कितना, बल का मान हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का क्या होता है, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा बल का। और समय के कितना होता है, तो समय का सेकंड होता है। तो जब समय का सेकंड होता है तो एक स्क्वायर, 1 सेकंड ये और 1 सेकंड ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है, आवेग की इकाई यानी आवेग का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m हो और वह v वेग से चल रहा हो, यानी v वेग से गतिमान हो, तो बल F लगाने पर क्या होगा। तो बल F लगाने पर क्या हो सकता है, यदि कोई पिंड जो है तो v वेग से चल रहा है तो क्या हो सकता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जिसको भी द्रव्यमान गुणे त्वरण मालूम होगा वो तुरंत बता देगा कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो कौन सा सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, तो कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, तो अ नंबर आपके सामने F बराबर dv/dt और v बराबर ft, c बराबर यानी F बराबर m dv/dt और F बराबर 1 dv/dt। तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि F बराबर ma होता है तो m पहले से है और a का मान होता है dv/dt। ठीक है, तो a का मान होता है dv/dt, यानी F बराबर m dv/dt। यह बिल्कुल सही जवाब होगा, बल का जो है तो मात्रक होगा। ठीक है, F बराबर m dv/dt। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक गोली घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे एक ब्लॉक से टकराती है, यानी एक गोली क्या करती है, एक गोली घर्षण रहित क्षैतिज तल पर
रखे एक ब्लॉक से टकराती है तथा उसी में धसी रहती है, उसी में धसी रह जाती है, तो इस घटना में क्या संरक्षित रहता है? यानी एक गोली हम मारे तो वह गोली क्या की, एक गोली मान लो मारे तो वह गोली क्या की, मतलब इस ब्लॉक से टकराई और यहीं पर धस गई, ठीक है, यहीं पे गोली हमारी धस गई, तो इसमें क्या संरक्षित रहेगा, ये पूछा है ना, क्या संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या संरक्षित रहेगा? तो अ नंबर है केवल गतिज ऊर्जा, ब नंबर केवल संवेग, स नंबर गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों, और द नंबर गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों ही नहीं है। तो मतलब क्या हो सकता है, चलिए बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। यानी इसमें हम बात करें तो केवल संवेग इसका जो है, संवेग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवल संवेग जो है तो संरक्षित रहेगा, क्योंकि जो टक्कर है, टक्कर क्या है, अप्रत्यास्थ है, टक्कर अप्रत्यास्थ है, यानी संवेग जो है केवल संरक्षित रहता है, बाकी गतिज ऊर्जा चली गई, गतिज ऊर्जा ठीक है चलेगी, लेकिन संवेग जो है इसका संरक्षित रहेगा। तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि एक खिलौना रॉकेट से 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की गति की दर से गैस 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रही है। एक खिलौना रॉकेट से 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गैस 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रही है, तो रॉकेट पर लगने वाला बल है, रॉकेट पर लगने वाला बल है। अ नंबर है 20 डाइन, ब नंबर है 20 न्यूटन, और स नंबर है 22 किलोग्राम भार, और डी नंबर है यानी द नंबर है 200 ग्राम भार, ठीक है। तो 20 डाइन, 20 न्यूटन, 22 किलोग्राम भार, 200 ग्राम भार, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है, इसमें कौन सा सही जवाब हो सकता है? तो F बराबर आप सभी को मालूम है, F बराबर सूत्र लगेगा, तो F बराबर एम ए इसका होता है सूत्र, F बराबर एम ए, तो एम ए का मान जो है तो भी मान सकते हैं। तो वेग कितना है इसका, वेग कितना है, द्रव्यमान कितना है, पहले तो द्रव्यमान देखेंगे, तो द्रव्यमान है 0.05, और एक मिनट 0.05 क्या है, द्रव्यमान है, और वेग कितना है यानी त्वरण कितना है, 400 मीटर है, कितना है, 400 मीटर है, यानी वेग है कितना, 400 मीटर, और रॉकेट खिलौने से यानी खिलौने का जो द्रव्यमान है कितना, 0.05 है, जो कि 400 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बढ़ रही है। तो 0.05 इंटू 400 यानी 400 में अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा आंसर, 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हटा देंगे, जो भी दशमलव के बाद जीरो आएंगे, यानी जो है ये बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वैसे भी जानते हैं कि अब बराबर या में लगेगा, तो जब बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 20 न्यूटन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 7वां नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए। 2 किलोग्राम क्या है, 2 किलोग्राम भार का एक पिंड एक घर्षणहीन तल पर है ना, घर्षण वाले नहीं, घर्षणहीन जिसमें घर्षण नहीं है, घर्षणहीन तल पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इसके वेग को बनाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता है? यानी अगर कोई जो है 2 किलोग्राम भार का पिंड घर्षणहीन तल पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो अगर हम इसके वेग को लगातार बनाए रखें तो कितने बल की आवश्यकता होगी, तो कितने बल की आवश्यकता होगी बताइए। अगर हम उस वेग को बनाए रखें तो अलग से जो है
बिल्कुल सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो पहले से ही 2 किलोग्राम भार के एक पिंड है, घर्षणहीन तल पर 4 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है, तो इसमें जो है 0 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, यानी किसी प्रकार की बल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह ऑटोमेटिक चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है ना। तो आप सभी की रिक्वेस्ट आती है, डिमांड आती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले आओ, न्यूमेरिकल प्रश्न ले आओ। ठीक है, तो चलिए बताइए जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड एक स्प्रिंग तुला से किसी लिफ्ट में लटकाया गया है। ठीक है, 2 किलोग्राम के एक पिंड है जो कि स्प्रिंग तुला से लटकाया गया है, यानी तराजू से 2 किलोग्राम के एक पिंड है जो कि लटकाया गया है ना। तो जो जी त्वरण से नीचे उतर रही है, यानी यह क्या है, जो लटकाई गई है तो यह क्या कर रही है, उतर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो स्प्रिंग तुला का पाठ क्या होगा, स्प्रिंग तुला का पाठ क्या होगा, यानी पाठ मीन्स यहाँ पे कार्य पूछा है, पाठ मीन्स यहाँ पे कार्य पूछा है, तो पाठ क्या होगा, कार्य कितना होगा उसका। ठीक है, तो इसका सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, तो W बराबर लगेगा, W बराबर एम जी माइनस ए, W बराबर लगेगा एम जी माइनस ए। तो अगर हम जी माइनस ए एम का मान रखें तो एम कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया है। ठीक है, और जी कितना दिया है, जी कितना दिया है, तो जी जो है तो बिल्कुल जी त्वरण दिया है, तो यानी जी 0 है, और ए का मान भी जी है। ठीक है, यहाँ पे ए का मान भी जी है, यानी ए बराबर जी हो सकता है, क्योंकि ए जो है गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी भी गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी माइनस जी। ठीक है, तो जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो जी से जी कटेगा तो हो जाएगा कितना, 0, तो 2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0, यानी जो इसका सही मान होगा W बराबर तो 0 आएगा, यानी 0 जो है, शून्य जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो शून्य है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, शून्य जो है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये वाला डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। इसमें क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का पाठ, स्प्रिंग तुला का पाठ कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने आ गया है, अगले प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। अगले प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। चलो जी, तो स्टार्ट करें। mg भार का एक व्यक्ति 4g त्वरण से एक रॉकेट में ऊपर जा रहा है, यानी किसी भार का एक व्यक्ति है जो कि 4g त्वरण से एक रॉकेट में ऊपर जा रहा है। रॉकेट में उसका आभासी भार होगा, तो आभासी भार कितना हो सकता है रॉकेट में। ठीक है, अ नंबर है 0, ब नंबर है mg, सी नंबर है 4 mg और डी नंबर है 5 mg। तो किसका सही जवाब क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन है आप सबके सामने, आप लोग बताइए कि इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी रॉकेट में उसका आभासी भार पूछा है, यानी W का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर mg भार के एक व्यक्ति 4g त्वरण से एक रॉकेट में ऊपर जा रहा है ना, तो जब ऊपर जा रहा है तो जो त्वरण है तो प्लस में हो जाएगा, W बराबर mg प्लस a। ठीक है, W बराबर mg प्लस a, यानी ये सूत्र लगेगा, तो g का मान कितना है, m का मान कितना है, mg व्यक्ति का है, मतलब बताया नहीं है टोटल कितने भार का है। ठीक है, mg है और रॉकेट में ऊपर की ओर जा रहा है, और g का मान क्या है, g का मान कितना है, तो एक रॉकेट में ऊपर से जा रहा है, यानी g का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4।
जी का मान 4 हो जाएगा, और ए का मान क्या होगा, ए का मान 1 होगा। ए का मान कितना होगा, ए का मान 1 होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा टोटल 5, तो 5 mg इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें किस नंबर है 5 mg, तो डी नंबर में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो गया, 5 mg होगा। इसका आभासी भार कितना होगा, 5 mg होगा। तो सभी लोग एक बार ये सभी जो सूत्र मैं बता रहा हूँ इसको एक बार क्या करिएगा, अपनी रफ नोट में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो W बराबर होता है mg प्लस ए, यहाँ पे g है तो mg प्लस ए इसका सूत्र होगा, जिसमें से इसका जो 4g त्वरण के व्यक्ति है तो 4g है, और mg भार का है तो mg भार का है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है, mg है। रॉकेट में उसका आभासी भार पूछा है तो होगा कितना, 5 mg होगा, ठीक है। कितना होगा, 5 mg। यदि 4g का है तो ऊपर जाएगा तो 5g हो जाएगा, 5 mg हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए और बताइए। यम द्रव्यमान के एक पिंड को यम द्रव्यमान की एक रस्सी से, यानी कैपिटल यम द्रव्यमान को स्मॉल यम द्रव्यमान की रस्सी से घर्षण रहित क्षैतिज तल पर एफ बल से खींचा जा रहा है। यानी एफ बल से जब खींचा जा रहा है तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल है। तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल कितना है, यही पूछा है ना। तो ठीक है, तो इसमें सूत्र लगेगा, इसमें 2 एम हो रहे हैं ना, इसमें 2 द्रव्यमान लग रहा है, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। तो जब एफ बल से हम खींचेंगे तो इसमें सूत्र लगाएंगे कौन सा, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। यानी तो एम 2 प्रकार के हैं, एक कैपिटल एम भी है और स्मॉल एम भी है। तो एफ बराबर एम ए, ठीक है। एफ बराबर एम ए जब सूत्र लगा देंगे तो एफ बराबर एम ए, तो क्या हो जाएगा, एम और एम 2 प्रकार से आएंगे। तो जब एफ बराबर एम प्लस एम एम है तो ए का मान हो जाएगा कितना, ए का मान हो जाएगा एफ बटे एम प्लस एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए का मान कितना हुआ, एफ बटे एम प्लस एम ये हुआ। तो जब ए का मान इतना हुआ तो ए का मान इतना हुआ तो दोबारा जब एफ का मान फिर से निकालेंगे तो यानी मान लीजिए हम कैपिटल वाला निकाले, ये रस्सी द्वारा क्या पूछा है, रस्सी से घर्षण रहित क्षैतिज तल पर एफ बल से खींचा जा रहा है। तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल कितना होगा, तो जो पिंड पर आरोपित बल होगा तो कितना होगा, कैपिटल एम लगाना पड़ेगा। तो एक एफ और निकालेंगे तो एक एफ और निकालेंगे तो एफ के जगह में एम और ए रख देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, एम तो एक एम ये हो जाएगा और ए का मान रख देंगे तो ए का मान हो जाएगा एफ बटे एम प्लस एम, ठीक है। तो एम प्लस एम, तो ये वाला कहाँ है, यही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। एफ हम एम प्लस एम, एम एफ एम प्लस एम, ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कौन सा, बी नंबर एम एफ अपान एम प्लस एम, यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम और कैपिटल एम। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एफ एम अपॉन कौन सा, एफ एन अपॉन एम प्लस एम, है ना। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, एफ एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है तो यह केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, कौन सा, केमिस्ट्री का। तो ये कौन से प्रश्न हैं, आपके केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो आप सबको पढ़ना है। तो चलिए केमिस्ट्री में आ गए, ठीक है। तो एक बार मैं फिजिक्स से अपना दिमाग हटाता हूँ और आ जाता हूँ आप सबके सामने केमिस्ट्री के प्रश्न लेके, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पढ़िए और बताइए क्या जवाब होगा। अणु जिसमें सबसे प्रबल विद्युत संयोजी बंध होगा, सबसे प्रबल विद्युत संयोजी बंध होगा किसमें,
अणु जिसमें सबसे प्रबल विद्युत संयोजी बंध होगा। अ नंबर है सोडियम क्लोराइड। अ नंबर क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ब नंबर है पोटेशियम क्लोराइड। स नंबर है लिथियम क्लोराइड और डी नंबर है सीजियम क्लोराइड। तो चार ऑप्शन आप सबके सामने हैं, तो क्या होगा चार ऑप्शन का जवाब? चलिए, तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो चलिएगा आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो फजान के नियम के अनुसार ये है कि धनायन जितना छोटा होगा वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को उतना ही अधिक ध्रुवित करेगा। अतः यौगिक कौन सा उतने ही सहसंयोजी गुण रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? धनायन जितना छोटा होगा वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को उतना ही अधिक ध्रुवित करेगा। यानी जब धनायन किसका सबसे ज्यादा छोटा है, तो इसमें डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। सीजियम क्लोराइड का जो है तो छोटा है, यानी प्रबल विद्युत संयोजी बंध किसमें होगा? तो सीजियम क्लोराइड में प्रबल विद्युत संयोजी बंध होगा। ठीक है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा जिसमें प्रबल विद्युत संयोजी बंध है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालक ऊर्जा किस यौगिक से संबंधित है। जालक ऊर्जा किस यौगिक से संबंधित? अ नंबर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ब नंबर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी नंबर सोडियम फ्लोराइड और डी नंबर बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आप सबके सामने, तो आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जालक ऊर्जा किस यौगिक से संबंधित है? तो जालक ऊर्जा जो संबंधित है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सोडियम फ्लोराइड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सोडियम फ्लोराइड से संबंधित है जालक ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, तीसरा नंबर, इसको बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सबसे कम विद्युत संयोजी गुणों वाला यौगिक है। ऐसा यौगिक जिसमें सबसे कम विद्युत संयोजी यौगिक होगा। ठीक है, विद्युत संयोजी गुण जिसमें सबसे कम होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर है? ए नंबर है NaCl, बी नंबर है KCl, सी नंबर है BeCl2 और डी नंबर AgNO3। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जो है कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें क्या है कि कम विद्युत संयोजी होगा। विद्युत संयोजी गुण वही गुण कहलाते हैं। एक बार मैं बता दूं कि विद्युत संयोजी गुण है क्या। तो विद्युत संयोजी गुण वह है जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं, जैसे Na से Cl। तो Na से Cl की ओर जब हम इलेक्ट्रॉनों के दान करते हैं तो ये प्लस आयन बनाएगा और ये माइनस आयन बनाएगा। यानी जब आयनों से संबंधित आयनों का जब स्थानांतरण होता है तब हम उसे विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। यानी जब आयनों का, यानी प्लस आयन और माइनस आयन, जब विद्युत, आप लोग विद्युत को जानते हैं, विद्युत में प्लस आयन और माइनस आयन दोनों होता है। तो जब दोनों आयनों का संयोजन यानी जो है ये ट्रांसफर होता है, तो इस प्रकार के जो गुण वाले यौगिक होते हैं विद्युत संयोजी गुण वाले यौगिक कहलाते हैं। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। BeCl2 में जो है तो विद्युत संयोजी गुण कम होते हैं और अन्य में जो है विद्युत संयोजी गुण ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने है। अगला प्रश्न को बताइए। अणु जिसमें केवल सिग्मा बंध की उपस्थित है। अणु जिसमें केवल सिग्मा बंध की उपस्थित है। अ नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर क्रिप्टन, सी नंबर नाइट्रोजन, डी नंबर फ्लोरीन। तो ऐसे अणु जिसमें केवल सिग्मा बंध है, उसमें कोई पाई बंध कहीं भी नहीं है। तो कौन सा ऐसा अणु है जिसमें केवल सिग्मा बंध है? ठीक है, जिसमें केवल सिग्मा बंध है। तो सिग्मा बंध कौन से ऐसे यौगिक है? तो ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो ऐसे अणु जिसमें केवल सिग्मा बंध है।
ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब इसका होगा, क्योंकि फ्लोरीन में जो है तो केवल सिग्मा बंद होंगे, फ्लोरीन में केवल सिग्मा बंद होंगे। ठीक है, तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया अणु की विकृति चतुष्फलकी संरचना है, इस अणु में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी है? तो सहसंयोजी बंध में अमोनिया में पूछा है कि सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अमोनिया में जो है तो सहसंयोजी बंध यानी जो बांड बनाते हैं तो बांड पेयर कितने, तो बांड पेयर जो है अमोनिया में होंगे कितने, तो बांड पेयर इसमें केवल 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि अमोनिया का सूत्र जो होता है तो NH3 होता है, तो 3 जब हाइड्रोजन के अणु बनाए गए यानी सिग्मा बांड कितने हो गए, तो सिग्मा की संख्या 3 होगी। तो जो सिग्मा की संख्या होगी वही सहसंयोजी संख्या होगी, तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अगर लोन पेयर की बात करें तो इसमें 2 लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहते हैं, तो 1 लोन पेयर रहता है। ठीक है, तो अमोनिया की अणु की जो है विकृति चतुष्फलकी संरचना जो है तो विकृति आ जाती है, तो अमोनिया के अणु में चतुष्फलकी न होकर के त्रिकोणीय आकृति हो जाती है। कौन सी आकृति हो जाती है? त्रिकोणीय, और कोण बन जाता है तो 107 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, जबकि बनना चाहिए कितने का? 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मीटर का बनना चाहिए, तो 109 डिग्री 28 मीटर के ना बन करके केवल कितने का बन जाता है? तो केवल किसका? केवल 107 डिग्री का कोण बन जाता है। कितने का? 107 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो अमोनियम कितने का कोण बन जाता है? तो 107 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अमोनियम कितने का कोण? 107 डिग्री का कोण अमोनियम में होता है, और आकृति जो है तो क्या होती है? तो आकृति त्रिकोणीय होती है। कौन सी आकृति होती है? तो त्रिकोणीय आकृति होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अभी आप लोग रुके रहिएगा, क्योंकि अभी मेरे प्रश्न जो है तो जूलॉजी के आने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, 10 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिसे आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको आप लोग अपने रिवाइज नहीं किया या कि उसको याद में नहीं लाया। ठीक है, तो चलिए अणु में अगला प्रश्न है, अणु जिसमें सिग्मा तथा पाई दोनों प्रकार के सहसंयोजी बंध उपस्थित हैं। ऐसे अणु जिसमें सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के अणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं 2 ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। बोरान टेट्रा क्लोराइड होगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन है बोरान टेट्रा क्लोराइड, बोरान टेट्रा क्लोराइड। और तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है? सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, CSiCl3। ठीक है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। तो कौन से ऐसे यौगिक हैं जिसमें सहसंयोजी उपस्थित है, यानी सिग्मा भी उपस्थित है और पाई भी उपस्थित है? तो सिग्मा और पाई इसमें कौन से यौगिक में उपस्थित होगा? ठीक है, तो सिग्मा और पाई किसमें उपस्थित होगा? तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई दोनों उपस्थित होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में ये जो मेन वाला है तो ये कहलाएगा सिग्मा, ये जो है तो सिग्मा हो जाएगा, और ये जो बगल वाले हैं ये आपके हो जाएंगे पाई बॉन्ड, है ना। तो नाइट्रोजन एक ऐसा यौगिक है जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि परमाणु जो किसी अणु में सबसे अधिक सहसंयोजी बंध बना सकता है। ऐसे परमाणु जो कि किसी अणु में सबसे अधिक सहसंयोजी बंध बना सकते हैं, तो सबसे अधिक सहसंयोजी बंध कौन बनाएगा? ठीक है, तो 7वां प्रश्न आप सबके सामने है कि सबसे अधिक सहसंयोजी गुण कौन बनाएगा, बंध कौन बनाएगा? तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो बोरान भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है और सल्फर भी है। तो कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि सबसे अधिक सहसंयोजी बंध बनाएगा?
तो बिल्कुल, तो मैं बता देता हूँ डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है, सल्फर सबसे अधिक सहसंयोजी यौगिक बनाएगा, क्योंकि इसको हम देखें तो SF6 के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो SF6 के रूप में दे सकते हैं, जिसमें संकरण होगा sp3d2। कौन सा संकरण होगा? sp3d2। तो SF6 में जो है तो कौन सा संकरण होगा? sp3d2। ठीक है, तो SF6 जो है सबसे अधिक सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सल्फर की आकृति अष्टफल की होगी। चलो, तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, अगले प्रश्न को देखिए और बताइए कौन सा होगा सही। तो लिखा है यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों अर्धध्रुवी सहसंयोजक हों, यानी ऐसे यौगिक का युग्म जिसमें दोनों अर्धध्रुवी सहसंयोजक वाले होंगे, यानी माइनस भी है और प्लस भी दोनों है। तो पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है NH3 तथा N2, तीसरा ऑप्शन है C नंबर H2O तथा Na2O, और चौथा ऑप्शन D नंबर है HCl और Cl। ठीक है, तो किसमें कौन सा सही जवाब होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ठीक है, तो इसमें जो है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाए, क्योंकि HCl और H2O दोनों में ध्रुवी होंगे। ध्रुवी मतलब जिसमें प्लस भी उपस्थित हो, जिसमें माइनस भी। तो जब माइनस और प्लस दोनों उपस्थित हो वह ध्रुवी कहलाएगा। तो HCl और H2O ये दोनों जो है बिल्कुल सही जवाब में होंगे, क्योंकि HCl और H2O में दोनों में O में जो है माइनस आयन, और इसमें H में भी प्लस आयन, और H में भी प्लस आयन, Cl में भी माइनस आयन। ठीक है, तो यानी कि दोनों जो है द्विध्रुवी होंगे, दोनों ध्रुवी होंगे। ठीक है, चलो, तो अगला प्रश्न आप सबके सामने, अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यौगिक जिसमें बंध कोण सबसे अधिकतम होता है, ऐसा यौगिक जिसमें सबसे अधिक बंध कोण होगा। तो ऐसे यौगिक का नाम बताना है जिसमें सबसे अधिक बंध कोण होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक बंध कोण किसमें होगा? ठीक है, तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि CO2 में जो है सबसे अधिक बंध कोण होगा, बाकी सब में बंध कोण कम होगा, लेकिन CO2 में सबसे अधिक बंध कोण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां नंबर है आप सबके सामने। 10वें नंबर को देखिए और बताइए कि अणु जिसका द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होता है। एक ऐसा अणु जिसका जो है द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होगा। ठीक है, जिसका द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य होगा। ठीक है, A नंबर है H2O, B नंबर है NH3, C नंबर है HCl और D नंबर है CO2। तो कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें द्विध्रुवी आघूर्ण शून्य हो सकता है? तो ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ा रहता है? तो C डबल बॉन्ड O, यानी CO2 कैसे जुड़ा रहता है? तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में बता दूं कि क्या होगा। तो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ से O जो है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है तो इसका ध्रुवण जो है तो ध्रुवण हो जाता है। लेकिन C डबल बॉन्ड O बंध एक सममिति रेखी संरचना द्वारा व्यवस्थित रहने के कारण एक दूसरे के ध्रुवीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो यही कारण है कि CO2 अणु अध्रुवी होगा, यानी CO2 में बिल्कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण बिल्कुल शून्य होगा, है ना। यानी कि जो डबल बॉन्ड इधर से हैं और डबल बॉन्ड इधर से हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड क्या करते हैं, एक दूसरे के ध्रुवण को नष्ट कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण इसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण CO2 में द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल 0 हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? सी नंबर यानी ए। डी नंबर यानी CO2 जो है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब CO2 होगा। CO2 का द्विध्रुवीय मान जो है शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा।
ठीक है, तो अब अगला प्रश्न एक और है जो कि समय व्याप्यता से है। तो यौगिक जो समय व्याप्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलो, तो 4 ऑप्शन है ऐसे यौगिक जो समय व्याप्यता प्रदर्शित नहीं करते। आ नंबर जटिल यौगिक, ब नंबर कार्बनिक यौगिक, सी नंबर आयनिक यौगिक, डी नंबर अध्रुवीय यौगिक। तो ऐसे यौगिक जो समाव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कौन से ऐसे यौगिक होंगे जो समाव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करेंगे? ठीक है, तो कौन से यौगिक हैं जो समाव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करते? तो बिल्कुल इसमें जो है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आयनिक यौगिक हैं, तो आयनिक यौगिक समाव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न हमारा जूलॉजी का आ चुका है। तो आप सभी लोग जूलॉजी का प्रश्न देखना है और जूलॉजी का प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न है जूलॉजी से संबंधित। तो 10 प्रश्न हैं जूलॉजी से जिनको आप सबको देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाए। नंबर है पोषण का अर्थ है। पोषण का अर्थ क्या है? भोज्य पदार्थ ग्रहण करना, विटामिन युक्त पदार्थ ग्रहण करना, भोज्य पदार्थों के उपापचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और उपयुक्त सभी। तो पोषण का अर्थ क्या हो सकता है? पोषण का अर्थ क्या हो सकता है? चलिए, तो बताइए, आप लोग देखिए और आंसर का जवाब दीजिए कि पोषण का अर्थ क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, कौन सा बता दें? उपयुक्त सभी होना चाहिए ना। क्या होगा? भोज्य पदार्थ ग्रहण करना, विटामिन युक्त पदार्थ ग्रहण करना, भोज्य पदार्थ की उपापचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना। तो पोषण क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि जो है सी नंबर भटकाने वाला क्वेश्चन था। तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भोज्य पदार्थों के उपापचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ यानी ऐसे खाना पीना हम ग्रहण करें जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर हम एनर्जी प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन सही जवाब होगा, है ना। यानी न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है भोज्य पदार्थों के उपापचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, यानी भोज्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तभी न्यूट्रिशन कहलाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। हर एक भोजन न्यूट्रिशन यानी पोषण नहीं है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि आंगनबाड़ी में न्यूट्रिशन के लिए जो आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं बता दें, पंजीरी वगैरह आती हैं ना, चावल वावल आते हैं, तो न्यूट्रिशन के आते हैं, क्योंकि जो है उसमें एनर्जी होती है ना। लड़कियों के लिए भी पंजीरी, मतलब कि इसमें एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी युक्त पदार्थ यानी एनर्जी युक्त भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करेंगे, यानी एनर्जी युक्त भोज्य पदार्थ हम खाना खाएंगे एनर्जी वाला, तो वह हमारा पोषण कहलाएगा, है ना। जिसमें एनर्जी हो वही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो ऐसे जीव जो अपना भोज्य पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं तैयार कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? जो भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, यानी जो भोजन स्वयं बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं तैयार करते हैं तो क्या कहलाते हैं? अ नंबर हेटेरोट्रॉप्स, ब नंबर ऑटोट्रॉप्स, स नंबर कीमोट्रॉप्स और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग फंस जाएंगे क्योंकि जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, क्योंकि पूरी जो चारों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हैं जो कि हैं क्या, इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो एग्जामिनर है तो इंग्लिश में भी ले सकता है। तो आप लोग को इंग्लिश भी थोड़ी स्ट्रांग करनी है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, तो ये होगा ऑटोट्रॉप्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑटोट्रॉप मीन्स होता है, ऑटोट्रॉप का मतलब मैं आप सभी को बता दूं, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वयंपोषी, यानी स्वयं भोज्य पदार्थ बनाने वाले। स्वपोषी, तो स्वपोषी कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? तो पौधे स्वपोषी होते हैं। तो पौधे भी क्या हैं? पौधे भी जीव है ना। तो पौधे भी जीव हैं, तो ये भी क्या करते हैं? ये अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स
कहलाते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाने वाले कहलाते हैं। तो स्वयं भोजन बनाने वाले कौन कहलाएंगे? तो बिल्कुल ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है स्वपोषी। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप सबके सामने है। क्या है कि जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना कहलाता है। अगर जीव द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाता है? अ नंबर है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, बी नंबर है अंतर्ग्रहण यानी इजेशन, और सी नंबर है डाइजेशन यानी पाचन, और डी नंबर है अपशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आप सबके सामने। तो आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना अंतग्रहण कहलाता है, यानी इजेशन कहलाता है। अंतग्रहण कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी इजेशन कहलाता है, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सबके सामने। अगले प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्रिया होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, यानी छोटी आंत है मनुष्य की, उसमें कौन सी क्रिया होती है? अ नंबर है अंतर्ग्रहण, ब नंबर है पाचन, स नंबर यानी सी नंबर स्वांगीकरण, और डी नंबर अपशोषण। तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यानी मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा कार्य होता है? भोजन में क्या कार्य होती है? तो मनुष्य की छोटी आंत में डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि डी नंबर अपशोषण होता है। ठीक है, भोजन का क्या होता है? अपशोषण होता है, यानी यहीं से क्या होती है, जो हमारी उपयोगी पदार्थ होते हैं, यानी उपयोगी जो एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं, यानी जो एनर्जी देने वाली चीज़ें होती हैं, तो यहीं से हमारी क्या होती हैं? अपशोषित होती हैं, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। तो अपशोषण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि शरीर से अपचित यानी इनडाइजेस्ट भोज्य पदार्थों का उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो हमारे शरीर में इनडाइजेस्ट हुए ने अपशिष्ट जो भोजन नहीं पचे। अपचित मतलब क्या होगा? ना पचना। तो जो भोजन हमारे शरीर को नहीं पचा पाया, यानी हमारा शरीर जिसको नहीं पचा पाया है, उसका क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब ये हुआ, उत्सर्जन मीन्स जो बाहर निकलना है ना। जो पदार्थ हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, यानी शरीर उत्सर्जित कर देता है, तो वह क्या कहलाता है? इंजेशन, इजेशन, इसिमिलेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो 5वां नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 5वां नंबर के बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। जब हम शरीर से भोज्य पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, यानी जो अपचित भोज्य पदार्थ हैं, जो नहीं पचते हैं, उनको अगर बाहर निकाल देते हैं, तो इजेशन कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण का अर्थ है, यानी एसिमिलेशन का अर्थ है, स्वांगीकरण का अर्थ है। अ नंबर है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण किए गए भोजन पाचक रसों द्वारा पाचन। ठीक है, अंतर्ग्रहण किए गए भोजन का पाचक रसों द्वारा पाचन, यानी पाचक रसों द्वारा पाचन। अब बी नंबर है पचे हुए भोजन का अपशोषण। सी नंबर है अपशोषित भोज्य पदार्थ का जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेना, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन का क्या सही जवाब होगा? ठीक है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अपशोषित भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेना, यानी अपशोषित जो भोज्य पदार्थ है, अपशोषित भोज्य पदार्थ है, तो जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेता है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है शरीर में होती है, जिसके निर्माण में भाग लेता है। यानी अपशोषित जो भोज्य पदार्थ हैं, तो अगर जीव द्रव्य के निर्माण यानी हमारी कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं, तो वहाँ पे वह क्या अर्थ होगा? इसका स्वांगीकरण हो जाएगा। ठीक है, अपशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में भाग लेना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो पाचन क्रिया पूछा है। क्या पूछा है कि पाचन क्रिया है, तो पाचन क्रिया क्या है? भौतिक है, रासायनिक है, या ए बी दोनों है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो केमिकली है कि फिजिकली है कि केमिकली है? कौन सी क्रिया है? पाचन जो है, यानी डाइजेशन जो है, कौन सी क्रिया है?
ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, दोनों प्रकार की क्रियाएं, भौतिक भी है और रासायनिक भी है, यानी इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो पाचन है तो डाइजेस्टिव है यानी फिजिकल भी है, और जो डाइजेशन है फिजिकल भी है और केमिकल भी है। दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं, भौतिक भी और केमिकल भी, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का वो अंतर्ग्रहण भी होता है, फिर इसके बाद उसका रासायनिक रूप से अपघटन भी होता है यानी उत्सर्जन भी होता है। इसलिए जो है भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं कहलाती हैं पाचन। ठीक है, डाइजेशन क्या है, दोनों प्रकार की क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? पहला बाह्यकोशिकी द्वारा यानी एक्स्ट्रा सेलुलर द्वारा, और अंतःकोशिकी यानी इंट्रा सेलुलर द्वारा, और सी नंबर है जल में, या कि डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? तो आप लोग बताइएगा कि अमीबा जो है, अमीबा में किस प्रकार का पाचन हो सकता है। ठीक है, तो अमीबा में पाचन होना क्या कहलाता है? तो बिल्कुल इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीबा में पाचन क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर यानी अंतःकोशिकी कहलाता है। अमीबा में पाचन क्या कहलाता है? तो अमीबा में पाचन अंतःकोशिकी यानी इंट्रासेलुलर कहलाता है, अंतःकोशिकी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। मनुष्य में भोजन का अमीबा में तो अंतःकोशिकी होता है, लेकिन मनुष्य में कैसे होता है भोजन का पाचन? ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार के होगा? तो अ नंबर है अंतःकोशिकी, ब नंबर है बाह्यकोशिकी, स नंबर है यानी सी नंबर, ए और बी दोनों, और डी नंबर है कोई नहीं। तो अमीबा में तो अमीबा में जो है अंतःकोशिकी होता है, लेकिन मनुष्य में कैसा होगा? तो मनुष्य में बाह्यकोशिकी यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो है पाचन होता है। किस प्रकार का पाचन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मनुष्य में पाचन होता है, यानी बाह्यकोशिकी होता है। किस प्रकार का? बाह्यकोशिकी होता है। मनुष्य में कैसा होता है? बाह्यकोशिकी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मनुष्य में होता है। किसमें? मनुष्य में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और अमीबा में जो है, अमीबा में बाह्यकोशिकी अंतःकोशिकी यानी इंट्रासेलुलर होता है अमीबा में, और मनुष्य में जो है तो बाह्यकोशिकी होता है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी ऑप्शन में दे सकता है और बाह्यकोशिकी भी दे सकता है। ठीक है, तो 30 प्रश्न हुए, एक प्रश्न और है इसमें, क्योंकि जूलॉजी का केवल एक प्रश्न है। ये 9 प्रश्न हो गए हैं, केवल एक प्रश्न और बचा है। ठीक है, अब पूछा है कि हाइड्रा में पाचन होता है। हाइड्रा में भोजन का पाचन होता है। नंबर अंतःकोशिकी, ब नंबर बाह्यकोशिकी, स नंबर मिश्रित, और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सबके सामने जो है तो इसका जवाब लिखा हुआ है, यानी इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ठीक है, तो हाइड्रा में किस प्रकार का पाचन होता है? तो हाइड्रा में बिल्कुल सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रा में जो पाचन होता है तो हाइड्रा में मिश्रित पाचन होता है, यानी मिक्स्ड पाचन होता है, यानी अंतःकोशिकी भी होता है और बाह्यकोशिकी, यानी दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। यानी जो हाइड्रा है हमारा, तो हाइड्रा में जो है तो अंतःकोशिकी और बाह्यकोशिकी दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न यही लास्ट होता है जो है, तो जूलॉजी के मैंने 10 क्वेश्चन बताया, और फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन बताया, और केमिस्ट्री के भी मैंने 10 या 11 क्वेश्चन आप सबको बताया। ठीक है, तो तीनों जो प्रश्न थे, मैंने तीनों विषय के जो प्रश्न थे, तो मुझे लगता है आप सभी लोग बिल्कुल पढ़ लिए होंगे। और अगर जिन्होंने लेट आए हैं तो थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे वीडियो में जा कर के देख लेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। मेरे जो चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोग एक लाइक दे दीजिए। सभी लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं अपनी वीडियो को बंद करूँगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आज के लिए, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।